बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th मैथ एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 करेंगे इंशाल्लाह। पिछली वीडियो में हमने इसके पिछले क्वेश्चंस किए थे, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा आप चैनल पे 10th मैथ की जो प्लेलिस्ट अवेलेबल है वहाँ से भी तमाम लेक्चर्स ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखने में, क्योंकि उसकी स्टेटमेंट बज़ाहिर लंबी लग रही है तो स्टूडेंट्स को मुश्किल महसूस होगा कि ये बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मेन चीज़ जो इस क्वेश्चन में है ना, वो स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करके इक्वेशंस बनाना। और उसके लिए इक्वेशंस बनाने के लिए भी ज़रूरी है कि बस आपने एक दफ़ा स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। स्टेटमेंट आपने एक दफ़ा अच्छे से समझ लेना तो क्वेश्चन आपके लिए दाएं हाथ का खेल है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं, इन अ 2D game world, two characters are moving along straight paths. One character moves along a line where the total of twice their horizontal position and vertical position is 5, while the other moves along a line where their horizontal position is 1 more than their vertical position. Find the point of intersection by using matrices. एक 2D गेम वर्ल्ड है। 2D गेम वर्ल्ड टू डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि लेट्स से दो डायरेक्शन हम कह लेते हैं, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाली डायरेक्शन और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग वाली डायरेक्शन। तो ये 2D गेम इस तरह की होगी कि जिसमें कैरेक्टर्स की मूवमेंट दो डायमेंशंस में होगी, या तो एक्स एक्सिस में और या फिर वाई एक्सिस। इन दोनों डायमेंशन में उनकी मूवमेंट हो रही होगी। दो करेक्टर्स हैं जो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहे हैं। पहले करेक्टर जिसको उन्होंने करेक्टर वन, हम इसे करेक्टर ए का नाम देंगे। अभी मैं आपको आगे जब समझाऊंगी क्वेश्चन तो वहां पे मैंने इसके लिए करेक्टर ए का वर्ड यूज किया। करेक्टर ए के बारे में उन्होंने बताया है कि उसका जो पाथ है ना, वो है टोटल ऑफ ट्वाइस ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन इज 5। जबकि जो करेक्टर बी है, वाइल दी अदर को, अदर क्या है, करेक्टर बी, दूसरा करेक्टर जो है गेम का, वो उसकी जो लाइन है ना, उसके स्ट्रेट पाथ की लाइन, उसके बारे में उन्होंने ये बताया, हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज 1 मोर देन देयर वर्टिकल पोजीशन। ये जो मैंने ब्रैकेट वाली लाइंस, जिन लाइंस के लिए मैंने ब्रैकेट किया है ना, ये आपके पास एक्चुअली इक्वेशंस हैं। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनेगी और ये वाली हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनेगी। गेम में वो कह रहे हैं 2D गेम है, उसमें दो करेक्टर्स हैं, दोनों अपने अपने स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब उन दोनों के जो पाथ है ना, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट कर रहे हैं। लेट से उसका एक करेक्टर ए का ये स्ट्रेट पाथ है, करेक्टर बी का ये स्ट्रेट पाथ है। ये दोनों के पाथ किसी ना किसी पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। आपने इस पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो कट करें ना, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है कट करना। तो इस पॉइंट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हमने इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, जो दोनों कैरेक्टर्स की उन्होंने पाथ की स्टेटमेंट्स दी है ना, उनको हमने उसकी इक्वेशन में चेंज करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कैरेक्टर वन को कैरेक्टर ए का नाम दिया है, कैरेक्टर टू को कैरेक्टर बी का नाम दिया है। लेट्स से कि जो एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर वन, उसका जो स्ट्रेट लाइन का पाथ है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, इसी तरह से जो कैरेक्टर बी है, उसके स्ट्रेट लाइन का पाथ कुछ ऐसा है। ठीक है, अब ये दोनों पाथ जो हैं कैरेक्टर ए और बी के, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये इन दोनों के पाथ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, आपने इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक हो गया। अब हम जो इन दोनों कैरेक्टर के लिए उन्होंने इक्वेशंस बनाने के लिए आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी है ना, हमने इनको अंडरस्टैंड करते हुए यहाँ पर इक्वेशन बनानी है, इसकी यहाँ पे और इसकी यहाँ पे। ठीक है, एक बात, इन इक्वेशंस को बनाने से पहले आपने ये समझनी है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, कि जो इनकी जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है उसके लिए हमने एक्स यूज करना है, और जो वर्टिकल पोजीशन है उसके लिए हम वाई यूज करेंगे। ठीक है, ये आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन वैसे भी एक्स एक्सिस की होती है और जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस होती है। ठीक है, तो हम इसीलिए हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए एक्स यूज कर रहे हैं और वर्टिकल पोजीशन के लिए वाई यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब कैरेक्टर ए की जो उन्होंने पाथ बताया उसको हम इक्वेशन में चेंज करते हैं। वो कह रहे हैं इसका जो पाथ है उसमें टोटल ऑफ ट्वाइस ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन को हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया, एंड वर्टिकल पोजीशन जिसको हमने वाई से रिप्रेजेंट किया इज 5। वो कह रहे हैं उनकी जो करेक्टर ए है ना, उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन और वर्टिकल पोजीशन का जो टोटल है वो 5 के इक्वल है। टोटल का मतलब क्या होता है, सम। ये जो लफ्ज है ना टोटल, इसका मतलब है सम, यानी दोनों की पोजीशंस को ऐड कर देना। जैसे हम कहते हैं ना आपके पेपर में इतने टोटल मार्क्स आएंगे, तो वो टोटल मार्क्स हम कैसे निकालते हैं, तमाम पेपर्स के मार्क्स को सम करके, उनको प्लस करके। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे वो कह रहे हैं कि टोटल ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन इज 5, यानी कि तो उनकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन और वर्टिकल पोजीशन का जो टोटल है वो कह रहे हैं कि वो 5 के इक्वल है। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, टोटल ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन वर्टिकल पोजीशन इज 5। ठीक है,
लेकिन एक बात और है, टोटल ऑफ ट्वाइस ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन, इसका मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन दुगनी है, 2x है। ट्वाइस ऑफ, जहां पे भी ट्वाइस का वर्ड आ जाए यानी इसका मतलब होता है जिसके साथ भी वो आ रहा है उसके साथ हमने 2 लगा देना है। अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए उन्होंने ट्वाइस इस्तेमाल किया तो आपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो कि x है उसके साथ 2 यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। टोटल ऑफ ट्वाइस ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड देयर वर्टिकल पोजीशन इज 5। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन गई है। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, टोटल का मतलब होता है सम, यानी आपने उनकी इस कैरेक्टर ए की जो दोनों पोजीशन है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग वाली पोजीशन, उसका आपने सम लेना है, ठीक है, यानी प्लस करना है उसको आपने। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल ऑफ ट्वाइस ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब हम कैरेक्टर बी की अगर बात करें, कैरेक्टर बी के बारे में उन्होंने कहा है देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज वन मोर देन देयर वर्टिकल पोजीशन, यानी कि जो कैरेक्टर बी है उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन उसके वर्टिकल पोजीशन से एक नंबर बड़ी है। वन मोर देन का मतलब क्या, एक नंबर बड़ी है। हमें पता है कि हमने हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए एक्स सिंबल यूज किया, वर्टिकल पोजीशन के लिए वाई यूज किया है। तो कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन वर्टिकल पोजीशन से एक नंबर बड़ी है, तो इसको हम यूं लिखेंगे ना, हॉरिजॉन्टल पोजीशन वर्टिकल पोजीशन से एक नंबर बड़ी है। तो ये इस तरह से हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1, ठीक है। अच्छा, ये जो अभी मैंने आपको ये वाला पार्ट करवाया ना, ये आपने पेपर में नहीं करना है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए करवाया। सोल्यूशन असल हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। आपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए एक्स का सिंबल यूज करना है, वर्टिकल पोजीशन को हम वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशंस, गिवन कंडीशंस के मुताबिक हमारे पास क्या इक्वेशंस बन गई हैं। अभी मैंने आपको बताया कि करेक्टर ए की जो हमारे पास पाथ की इक्वेशन बन रही है वो क्या है, टोटल ऑफ ट्वाइस ऑफ द हॉरिजॉन्टल पोजीशन वर्टिकल पोजीशन इज 5, यानी ट्वाइस ऑफ हॉरिजॉन्टल पोजीशन और वर्टिकल पोजीशन का जो टोटल है वो 5 के इक्वल है। तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन रही है 2x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। करेक्टर बी की जो हमने सेकंड इक्वेशन बनाई है वो क्या है, देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज वन मोर देन देयर वर्टिकल पोजीशन, ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन में एक्स वाई एक जगह पे है, जबकि इधर एक्स वाई इक्वेशन में इक्वल के साइन के डिफरेंट प्लेसेस पे है, एक इक्वल के इधर है और एक इक्वल के उस साइड पे है। हमने इनको एक साइड पे करना है तो हम y को भी इधर ले आएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, x, ये प्लस वाई हो रहा है ना, यहाँ पे y से पहले प्लस का साइन है, ये इधर आ जाएगा तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या बन रही है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। यही चीज हमने यहाँ पर लिखनी है। पहले हम ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, ये वाली पहली वाली ये, फिर उसको हम इसमें चेंज यहाँ पे कर लेते हैं। सोल्यूशन वाला पार्ट क्योंकि ये है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला था ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया। तो सेकेंड कंडीशन के मुताबिक हमारे पास x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 आ रहा है, ठीक है। हमने x और y को एक साइड पे करना है तो हम यहाँ पे कर लेंगे x, ये प्लस वाई है, इधर आके माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास कैरेक्टर a के पाथ की इक्वेशन बन गई है, ये हमारे पास कैरेक्टर b के पाथ की इक्वेशन बन गई है। अब क्योंकि मेन काम इस क्वेश्चन में इक्वेशन बनाना ही था तो वो हमने बना लिया। अब आगे हमने इसको, या तो आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लगाते हुए इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर आपकी मर्जी है तो आप क्रामर्स रूल लगा दो, ठीक है। मैं क्रामर्स रूल लगा रही हूँ यहाँ पे। पहले हम दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं क्या, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। पहले हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है। राइटिंग दीज इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते वक्त आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास 3 मैट्रिक्स बनेंगे। पहला मैट्रिक्स कौन सा होगा, यहाँ पे जो एक्स वाई के साथ कोफिशिएंट्स हैं, जैसे यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये कोफिशिएंट्स का पहला मैट्रिक्स होगा 2 1 1 माइनस 1, 2 1 1 माइनस 1। नेक्स्ट मैट्रिक्स वेरिएबल्स का होगा, एक्स वाई वेरिएबल्स हैं, थर्ड मैट्रिक्स ये वाली वैल्यूज का होगा 5 1। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे हम क्योंकि क्रामर्स रूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे 3 मैट्रिक्स लिखने हैं। एक मैट्रिक्स ए, 3 मैट्रिक्स हैं हमारे पास, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए एक्स बनाना है हमने यहाँ पर, और एक मैट्रिक्स ए वाई।
ठीक है। आपको पता है कि ये जो यहाँ पे 3 मैट्रिक्स होते हैं, इनमें पहले वाला मैट्रिक्स हमारे पास मैट्रिक्स ए कहलाता है। तो ये 2 1 1 -1 ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स ए एक्स कौन सा होता है? जब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स ए आया हुआ है ना, इसके इस कॉलम को हम इस कॉलम से रिप्लेस कर दें तो जो मैट्रिक्स बनेगा ना, वो हमारे पास मैट्रिक्स ए एक्स कहलाएगा। यानी यहाँ पे 2 1 की जगह 5 1 आ जाएगा, 1 -1 ऐसे ही रहेगा। इसी तरह से ए वाई कैसे आएगा? इस कॉलम को हमने इससे रिप्लेस कर देना है। 2 1 ऐसे ही रहेगा, 5 1 यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने इन तीनों का डिटर्मिनेंट निकालना है। पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 1 1 -1, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। 2 और -1 मल्टीप्लाई -1 1, 2 इंटू -1 -2 -1 इंटू 1 1, -2 और -1 का आंसर क्या आएगा? -3। अब हम मैट्रिक्स ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 5 1 1 -1, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। 5 और -1 मल्टीप्लाई होगा, -1 और 1 मल्टीप्लाई होगा। 5 -1 -5 हो जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, ये दोनों नंबर्स प्लस हो जाएंगे, साइन बड़े नंबर वाला आएगा। अब नेक्स्ट हमने मैट्रिक्स ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना है। 2 5 1 1, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। 2 और 1 मल्टीप्लाई होगा, -5 और 1 मल्टीप्लाई होगा। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, -5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब 2 -5 का आंसर क्या आता है? -3। ठीक है, तो ये हमारे पास ये 3 मैट्रिक्स थे पहले, फिर हमने उनके डिटर्मिनेंट्स निकाल दिए। अब क्योंकि हमने एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है ना, क्योंकि उन्होंने हमें हॉरिजॉन्टल पोजीशन और वर्टिकल पोजीशन ये एक्स वाई फाइंड करने को कहे हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक्स और वाई वाला फॉर्मूला लगाना है। आपको पता है एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। वाई क्या होता है? वाई इज ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। दोनों फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करेंगे। ए एक्स डिटर्मिनेंट की हमारे पास क्या वैल्यू आई है? ए एक्स डिटर्मिनेंट की हमारे पास वैल्यू आई है -6, यहाँ पे आ जाएगा -6। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी -3, माइनस से माइनस कटेगा, 3 1 3, 3 2 6, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। इसी तरह से y की वैल्यू ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास आया -3, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है -3, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। उन्होंने हमसे क्या पूछा था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू। आपको पता है कि जब भी दो ग्राफ्स एक दूसरे को कट करते हैं तो यहाँ पे जो पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट की दो वैल्यूज होती हैं। एक उसकी x की वैल्यू होती है और एक उसकी y की वैल्यू होती है। जब भी हम किसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू बताने का हमें कहा जाएगा ना कि आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू बतानी है, तो एक्चुअली आपने उस पॉइंट की एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या वैल्यू है वो बतानी है और वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या वैल्यू है वो बतानी है। तो हमने अभी जो एक्स और वाई की वैल्यूज निकाली है ना, वो इसी पॉइंट की वैल्यूज हैं, तो वही हमारे इस पॉइंट के आंसर्स होंगे। ठीक है, आपने क्या बताना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। क्वेश्चन में उन्होंने यही पूछा था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताएं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने आपको क्या बताया है, किस तरह से होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाली वैल्यू, वाई एक्सिस के लॉन्ग वाली वैल्यू। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास क्या वैल्यू आई है? 2, तो हम लिखेंगे 2, और वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या आई है? 1, तो ये 1 लिखेंगे और यूं ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहे हैं 2 years ago a man was 5 times as old as his son was. After 6 years he will be 3 times as old as his son. Find the present ages by using matrices. इधर उन्होंने दो आपको कंडीशन बताई हैं। ठीक है, उन दोनों को इस्तेमाल करते हुए आपने दो इक्वेशंस बनानी है। जो मैंने ब्रैकेट लगाई है ना, ये आपने फर्स्ट कंडीशन है और ये जो ये वाली ब्रैकेट है ये सेकंड कंडीशन है। इससे एक इक्वेशन बनेगी, इससे एक इक्वेशन बनेगी और आपने फाइंड क्या करना है? बाप और बेटे की प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में वो कह रहे हैं कि 2 साल पहले बाप की उम्र बेटे की उम्र से 5 टाइम्स थी। टाइम्स जहां पर भी होना उसको होता था मल्टीप्लाई। ठीक है, बाप की उम्र बेटे की उम्र से 5 गुना ज्यादा थी। फिर वो कह रहे हैं आफ्टर 6 years ही विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। फिर वो कह रहे हैं 6 साल के बाद बाप की उम्र बेटे की उम्र से 3 गुना ज्यादा होगी। तो ये बताएं कि प्रेजेंट एज उनकी कितनी है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले हमने इससे एक इक्वेशन बनानी है, फिर हमने इस वाली कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए एक इक्वेशन बनानी है, फिर उसे हमने मैट्रिसेस बना लेने हैं। फिर आप क्रैमर्स रूल या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड अप्लाई करते हुए उनकी वैल्यूज निकाल लोगे। ठीक है, एजेस निकाल लोगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेट करनी है फादर और
सन की एज, लेट कर लेते हैं कि फादर्स प्रेजेंट एज इज एक्स, ठीक है। इसी तरह से सन्स प्रेजेंट एज कितनी होगी, वाई है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं बाप की जो एज है प्रेजेंट वो एक्स है और बेटे की प्रेजेंट एज वाई है। अब हमने क्वेश्चन में गिवन कंडीशंस को इस्तेमाल करना है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, दो कंडीशंस है। एक तो है उन्होंने कहा है 2 years अगो, और दूसरी है जिसमें वो कह रहे हैं आफ्टर 6 years। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 2 years अगो वाली कंडीशन लिखेंगे। 2 years अगो, 2 साल पहले। पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि बाप की और बेटे की 2 साल पहले उम्र थी क्या, ठीक है। फादर्स एज 2 years अगो, इसी तरह से सन्स एज 2 years अगो। अगर फादर की प्रेजेंट एज एक्स है तो 2 साल पहले उसकी कितनी होगी, x-2 होगी ना, ठीक है। जैसे लेट से आपकी अगर प्रेजेंट एज 14 years है तो 2 साल पहले आपकी एज क्या थी, 14-2, ठीक है। 14-2 यानी कि 12 आ गया। तो इसी तरह से फादर्स एज 2 years अगो कितनी थी, जो करंट एज है प्रेजेंट एज है उसमें से हमने 2 माइनस कर देना। इसी तरह से सन की भी जो 2 साल पहले एज थी वो क्या थी, वाई में से आपने 2 को माइनस कर देना, ठीक है। अब आपने कंडीशन को पढ़ना है। कंडीशन में उन्होंने हमें कहा है 2 years अगो अ मैन वॉज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन वॉज। और 2 years अगो बाप की उम्र क्या थी, x-2, बेटे की उम्र क्या थी, y-2। वो कह रहे हैं यहाँ पर कि बाप की उम्र बेटे की उम्र से 5 गुना ज्यादा थी, 5 times। तो यहाँ पे हम 5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे सन की एज से, तो ये फादर की एज हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और जैसे हमने पिछली इक्वेशन बनाई थी ना उस तरह का बनाएंगे इसे। 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा 5y-5 इंटू 2 10 आ जाएगा। यहाँ पे एक्स और वाई को एक साइड पे इकट्ठा कर लेंगे, नंबर्स को एक साइड पे कर लेंगे। एक्स यहाँ पे वाई के साथ प्लस का साइन है, इधर आके माइनस हो जाएगा, -5y इज इक्वल टू -10। ये -2 इधर आकर +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास -8 आ जाएगा। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो बन रही है ना वो ये है, x-5y इज इक्वल टू -8, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे आफ्टर 6 years वाली लाइन को इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पे आपने लिखना है आफ्टर 6 years, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 6 साल के बाद फादर की एज क्या होगी और सन की एज क्या होगी। फादर्स एज आफ्टर 6 years, इसी तरह से सन्स एज आफ्टर 6 years। फादर की प्रेजेंट एज क्या है, अभी हमने लिखा है एक्स, और सन की प्रेजेंट एज क्या है, वाई। तो 6 साल के बाद उसकी एज क्या होगी, जो प्रेजेंट एज है उसमें 6 ऐड करवा देंगे, इसकी भी जो प्रेजेंट एज है उसमें 6 ऐड करवा देंगे, ठीक है। लेट से आपकी करंट एज 14 है, तो 6 साल के बाद आपकी एज क्या होगी, करंट एज में प्रेजेंट एज में हम 6 को ऐड करवा देंगे तो वो 20 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से आपने यहाँ पे जो भी करंट एज फादर की और सन की है, जो भी उनकी प्रेजेंट एजेस हैं, उसमें आपने 6 को ऐड करवा देना है, तो वो आफ्टर 6 years वाली उनकी एज आ जाएगी। अब लाइन पढ़ते हैं, सेकंड लाइन में कह रहे हैं आफ्टर 6 years ही विल बी, यानी फादर विल बी 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। यहाँ पे हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। 6 साल के बाद बाप की उम्र बेटे की उम्र के 3 times हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे टाइम्स को हमने मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब था मल्टीप्लाई करवाना है, 3 times का मतलब 3 को मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पे हम 3 मल्टीप्लाई करवा देंगे सन की एज से, ठीक है। तो ये हमारे पास फादर की एज आ जाएगी। इस तरह से इसमें भी पिछले वाले पार्ट की तरह इसमें भी हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हुए सॉल्व करना है। एक्स वाई को एक साइड पर लेके आना है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, x+6 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 और 6 मल्टीप्लाई होंगे तो 18 आ जाएगा। एक्स और वाई को एक साइड पे कर लेंगे, एक्स ये +3y इधर आएगा तो -3y हो जाएगा। 18 ये +6 इधर आकर -6 हो जाएगा। 18 -6 का आंसर आता है 12।
तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन गई है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए पहले इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है, फिर इनको क्रामर्स रूल या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड अप्लाई करते हुए हमने फादर और सन की एज यानी x और y की वैल्यू निकालनी है। अब हम ये दोनों इक्वेशंस यहाँ पर लिख लेते हैं और इनको इस्तेमाल करते हुए हमने फिर x और y की वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट इक्वेशन ये थी और सेकंड इक्वेशन हमारे पास है ये। राइट दीज इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, तीन यहाँ पर मैट्रिक्स बन जाएंगे। पहला मैट्रिक्स जो होगा वो यहाँ पे जो वैल्यूज हैं आपके पास, ये कोफिशिएंट इनका होगा 1 -5 1 -3। सेकेंड वेरिएबल्स का होगा एक्स वाई और थर्ड इनका -8 और 12। क्योंकि हम क्रामर्स रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको पता है क्रामर्स रूल में हमने क्या करना होता है। अब यहाँ पे हमने तीन मैट्रिक्स बनाने हैं, एक मैट्रिक्स ए, एक ए एक्स, एक ए वाई। मैट्रिक्स ए एक्स और ए वाई। मैट्रिक्स ए ये होगा 1 1 -5 -3। ए एक्स क्या होगा, ये वाली कॉलम को इससे रिप्लेस कर देंगे, -8 12 -5 -3। यहाँ पर ए वाई किस तरह से आएगा, इस कॉलम को हम यहाँ पर लिख देंगे 1 1 -8 और 12। ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इन तीनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 1 -5 1 -3, ये दोनों मल्टीप्लाई और वो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 1 और -3 मल्टीप्लाई होगा, -5 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 -3 का आंसर क्या आएगा, -3। माइनस माइनस मल्टीप्लाई को प्लस हो जाएंगे, 5 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। -3 + 5 का आंसर 2 होता है, तो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया। नेक्स्ट हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी हम इसी तरह से फाइंड करेंगे। ये है हमारे पास ए एक्स -8 -5 12 -3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और इन दोनों को 8 -8 मल्टीप्लाई होगा -3 से, -5 मल्टीप्लाई होगा 12 से। -8 और -3 मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पे 24 आ जाएगा, +24। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई को प्लस हो जाएगा, 12 और 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 12 × 5 = 60। यहाँ पर 60 आ जाएगा। ठीक है। 60 + 24 का आंसर आएगा 84। तो ये हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। इसी तरह से आपने ए वाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी निकालना है, 1 1 -8 और 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 और 12 मल्टीप्लाई होंगे, -8 और 1 मल्टीप्लाई होंगे, 1 और 12 मल्टीप्लाई होंगे तो 12 आ जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई को 12 प्लस हो जाएगा, 8 × 1 8 होगा, 12 + 8 का आंसर होता है 20। तो ये हमारे पास इन तीनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट आ गए। नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक्स और वाई का फॉर्मूला लगाना है और इनकी वैल्यूज निकाल लेनी है। एक्स का फॉर्मूला आपको पता है, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट होता है। ए एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 84 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। 84 को 2 से डिवाइड करवाएं तो क्या आंसर आता है, 84 / 2 = 42। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 42। इसी तरह से हमने y का भी आंसर निकालना है, तो y का आपके पास क्या फॉर्मूला है, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई है 20, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी 2। ये दोनों कट रहे हैं, 2 1 2 2 10 20 होता है, तो y की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है 10। यानी फादर की एज जिसे हमने x से रिप्रेजेंट किया था वो कितनी आ गई 42, और सन की एज जिसे हम y से रिप्रेजेंट कर रहे थे वो कितनी आ गई है 10। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर एक्स है तो वो 42 हो जाएगी। इसी तरह से प्रेजेंट एज ऑफ सन वो कितनी है y यानी कि 10। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहे हैं 2 साइक्लिस्ट आर 44 किलोमीटर अपार्ट एंड स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम।
If they go towards one another, they meet in 2 hours, and if they go in the same direction, the faster overtakes the slower in 7.5 hours. Find their speeds by using matrices. क्वेश्चन में कह रहे हैं दो साइकिलिस्ट हैं, दोनों में 44 किलोमीटर का फासला है, ठीक है। दोनों एक साथ ही साइकिलिंग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट लगाई है ना, ये वाली, ये फर्स्ट कंडीशन के बारे में है। इस लाइन में फर्स्ट कंडीशन बता रहे हैं, इस लाइन में जो ये ब्रैकेट है सेकंड कंडीशन बता रहे हैं। तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन की स्टेटमेंट को समझते हैं। कह रहे हैं इफ दे गो टुवर्ड्स वन अनदर दे मीट इन 2 hours। अगर दोनों साइकिलिस्ट, लेट्स से एक साइकिलिस्ट ए है और एक बी है, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करें तो दोनों 2 घंटे में एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। दोनों में कितना डिस्टेंस हमें पता है, 44 किलोमीटर का डिस्टेंस। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करें, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये इधर आ रहा है तो ये वाला इधर आ रहा है, तो 2 घंटे में दोनों एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। सेकंड कंडीशन में वो कह रहे हैं कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएं, यानी कि अगर ये साइकिलिस्ट ए है और ये बी है, दोनों में कितना डिस्टेंस है, उन्होंने हमें बताया 44 किलोमीटर का है। 44 किलोमीटर का डिस्टेंस है, दोनों सेम डायरेक्शन में अगर मूव करें तो जो फास्टर साइकिलिस्ट है, यानी साइकिलिस्ट ये वाला जो है, वो स्लोवर साइकिलिस्ट को 7.5 आवर में ओवरटेक कर लेगा, यानी उससे आगे निकल जाएगा, ठीक है। अगर ये दो सिनेरियोज हों, ये दो कंडीशंस हो, तो आपने बताना है इन दोनों साइकिलिस्ट ए और साइकिलिस्ट बी की स्पीड कितनी है, ठीक है, ये आपने फाइंड करना है। तो हम इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। पहले हम उसकी कंडीशंस को अंडरस्टैंड करते हुए इक्वेशंस लिखेंगे, ठीक है। पहले हम फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई। कंडीशन 1 है, जो पहले मैंने आपको पहली वाली लाइन मार्क करवाई थी, जब दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर। हम सपोज कर लेते हैं कि एक साइकिलिस्ट जो है वो साइकिलिस्ट ए है और दूसरे साइकिलिस्ट को हम बी का नाम दे देते हैं, ठीक है। दोनों में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना डिस्टेंस है, दोनों में 44 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। ये क्वेश्चन में उन्होंने हमें बताया हुआ है। वो कह रहे हैं अगर ये दोनों साइकिलिस्ट एक दूसरे की तरफ मूव करें, ठीक है, अगर ये दोनों साइकिलिस्ट एक दूसरे की तरफ मूव करें तो वो 2 आवर्स में एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे कह लो, यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, यानी वो ये डिस्टेंस जो है ना 44 किलोमीटर का, 2 आवर्स में वो दोनों कवर कर लेंगे मिलके, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी। अब उन्होंने हमें कहा स्पीड फाइंड करें। आपने क्या बताना है, इन दोनों की स्पीड कितनी है ये बतानी है। तो स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे, अब जो हम स्पीड देखेंगे ना, वो रिलेटिव स्पीड होगी। रिलेटिव स्पीड आपने पढ़ा हुआ है, फिजिक्स में पढ़ा होगा। रिलेटिव स्पीड वो वाली स्पीड है जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हों और दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट्स हों, हम उनकी स्पीड देख रहे हो तो हम रिलेटिव स्पीड लेते हैं। अगर एक ही ऑब्जेक्ट होता है, लेट्स से एक ही साइकिलिस्ट होता है, ये वाला, ये ना होता, तो हम उसके लिए जो स्पीड यूज करते हैं वो नॉर्मल स्पीड होता। रिलेटिव स्पीड हमने तब कहना है जब हमारे पास दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स और उनकी आपस में स्पीड का रिलेशन हम देख रहे हो, ठीक है। तो उन्होंने आपसे एक्चुअली में यहाँ पे जो पूछी है वो रिलेटिव स्पीड पूछी है, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड या फिर स्पीड ही अगर हम कहें तो उसका हमने फॉर्मूला फिजिक्स में बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है। रिलेटिव स्पीड या सिंपल स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम की इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस भी उन्होंने दिया हुआ 44 किलोमीटर और टाइम भी उन्होंने दिया हुआ 2 आवर्स। हमने इस फॉर्मूला में स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की वैल्यूज पुट करते हुए अपनी इक्वेशन 1 बना लेनी है, ठीक है। डिस्टेंस कितना उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया है 44 किलोमीटर, तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस की जगह लिख रही हूँ 44 किलोमीटर। आप लिखो या ना लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम कौन सा फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। टाइम की जगह हमने क्या लिखना है, 2 आवर्स, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब मेन बात जो है ना लर्न करने वाली, वो ये है यहाँ पे स्पीड क्या आनी है, ठीक है। अगर हम सपोज कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ फास्टर साइकिलिस्ट एक्स है और स्पीड ऑफ स्लोअर साइकिलिस्ट वाई है, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्पीड आ जाएगी ना, रिलेटिव स्पीड मुझे यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे रिलेटिव स्पीड। जो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी ना वो होगी एक्स प्लस वाई, ठीक है। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, एक्स प्लस वाई। आपने याद रखना है कि जब भी दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स की हमने रिलेटिव स्पीड देखनी हो ना, वो दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट्स की ऑपोजिट डायरेक्शन हो। जैसे इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट साइड है और इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट साइड है, ऑपोजिट डायरेक्शन है ना। तो आपने याद रखना है जब भी रिलेटिव स्पीड हम देख रहे हों और दोनों मूविंग बॉडीज जिनकी हम रिलेटिव स्पीड देख रहे हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो, तो इस केस में हम क्या करते हैं, एड टू स्पीड्स टुगेदर। तो हम इनकी जो स्पीड होती है ना, जैसे इसकी स्पीड एक्स है और इसकी स्पीड वाई है, दोनों की स्पीड को यहाँ पर ऐड करवा देते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे याद रखने वाला।
जब भी आपके पास रिलेटिव स्पीड की हम बात कर रहे हो, दो ऑब्जेक्ट्स हों, मूविंग ऑब्जेक्ट्स हों, तो उनकी रिलेटिव स्पीड आपने x प्लस वाई, एक की अगर स्पीड x है दूसरे की y है तो हमने उनकी स्पीड को ऐड करवा देना अगर वो दोनों बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हों। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो ये फर्स्ट इक्वेशन बन रही है ना, वो ये बन रही है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब हमने सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर बनानी है। सेकंड कंडीशन में अब आपने कैसे इक्वेशन बनानी है, सेकंड कंडीशन में वो आपसे कह रहे हैं कि जो दोनों साइक्लिस्ट है ना, साइक्लिस्ट ए और बी, यहाँ पर भी अगेन इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 44 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ पे भी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या, मूविंग इन सेम डायरेक्शन लिखा हुआ है, तो यानी कि अगर साइक्लिस्ट ए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो बी भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो वो कह रहे हैं कि जो फास्टर वाला साइक्लिस्ट है वो स्लोवर वाले साइक्लिस्ट को 7.5 आवर में ओवरटेक कर लेगा। ठीक है, अगर इन दोनों में इतना फासला हो, 44 किलोमीटर का हो, और जो साइक्लिस्ट तेज स्पीड से चला रहा है वो स्लो स्पीड से चलाने वाले साइक्लिस्ट को 7.5 आवर में ओवरटेक कर लेगा, यानी उससे आगे निकल जाएगा, उसको क्रॉस कर लेगा। ठीक है, तो आपने बताना है कि दोनों की स्पीड कितनी होगी कि फास्टर वाला स्लोअर वाले को ओवरटेक कर ले इतने घंटों में, आपने वो स्पीड बतानी है। अगेन ये स्पीड कौन सी स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है। क्यों, क्योंकि दो मूविंग बॉडीज की बात हो रही है ना, एक ही हो तो सिर्फ हम स्पीड लेते हैं, दो मूविंग बॉडीज की बात हो रही है, उनकी स्पीड की बात हो रही है, तो रिलेटिव स्पीड यानी रिलेशन दोनों में देखना पड़ता है हमें, तो इसीलिए हम रिलेटिव स्पीड लेते हैं हमेशा। तो अगेन हमें रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला पता है, रिलेटिव स्पीड या फिर सिंपल स्पीड सेम फॉर्मूला होता है इनका, डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे भी उन्होंने डिस्टेंस हमें कितना बताया, 44 किलोमीटर है, वही डिस्टेंस है जो इधर था, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस की जगह लिखेंगे 44। टाइम उन्होंने कितना बताया, 7.5 आवर। 7.5 को हम लिख सकते हैं मिक्स्ड नंबर की फॉर्म में है, तो 7 2 14, 14 प्लस 1 15, यहाँ पर आ जाएगा 15/2। ठीक है, 15 और 2 को अगर आप डिवाइड करवाओ, आपको पता है ना मिक्स्ड नंबर को अगर हम यू रेशियो की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 2 और 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 14 आएगा, उसमें 1 प्लस करवा देंगे, 15 आ जाएगा, डिनोमिनेटर यही रहेगा। अब 15 और 2 को अगर हम डिवाइड करवाएं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास 7.5 आ रहा है, यानी यहाँ पे 7.5 आवर्स हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हम टाइम की जगह यहाँ पर लिख सकते हैं 7.5। ठीक है, अब रिलेटिव स्पीड यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था कि x प्लस वाई लिख दिया था, एक अगर साइक्लिस्ट की स्पीड x है तो दूसरे की y है, तो रिलेटिव स्पीड में दोनों की स्पीड्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जब सेम डायरेक्शन में बॉडीज मूव कर रही हों, ठीक है, तब आपने क्या करना है, तब रिलेटिव स्पीड में जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्पीड आपस में माइनस होगी, यहाँ पे x माइनस वाई होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे याद रखने वाला, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे हमने लिखा था ऑपोजिट डायरेक्शन, जब भी दो बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो हम उनकी स्पीड्स को ऐड करते हैं। अब आपने यहाँ पे लिखना है सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन हो दोनों बॉडीज की, दोनों बॉडीज सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रही हूँ, जैसे कि ये दोनों हैं, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तब क्या होता है, तब हम सब्ट्रैक्ट करवाते हैं टू स्पीड्स। ठीक है, जब भी सेम डायरेक्शन में बॉडीज मूव कर रही होंगी तो हमने उनकी स्पीड्स को, एक बॉडी की स्पीड x है तो दूसरी की y है, तो उनकी स्पीड्स को हमने सब्ट्रैक्ट करवाना है। यहाँ पे हमने क्या कहा था कि अगर दोनों बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनकी स्पीड्स को हम ऐड करवाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये सेकंड कंडीशन की सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। हमने इन दोनों इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए जो स्पीड ऑफ फास्टर साइक्लिस्ट और स्पीड ऑफ स्लोअर साइक्लिस्ट है वो फाइंड करनी है। ठीक है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या क्रैमर्स रूल लगाते हुए। अभी ये जो मैंने आपको ये वाला पार्ट बताया ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, असल सोल्यूशन हमारा जो आपने लिखना है, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे कि फास्टर साइक्लिस्ट की स्पीड एक्स है और स्लोअर वाले की वाई है। अब हमने क्वेश्चन में गिवन कंडीशंस को इस्तेमाल करना है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन जो ये वाली थी उसके मुताबिक हमें क्या इक्वेशन मिल रही है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 44/2। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, हमें हमारे पास क्या इक्वेशन आई है, x प्लस वाई इक्वल टू
44/2। अगर आप देखो तो ये इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो रही है। ये 44 और 2 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई फाइनल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 22। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक ये इक्वेशन आ गई है। अब हमने अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या इक्वेशन बन रही है वो लिखनी है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन बन रही थी, x माइनस वाई इक्वल टू 44/7.5। x माइनस वाई इज इक्वल टू 44/7.5। अब हम कैलकुलेटर पे अगर 44 और 7.5 को डिवाइड करवाएं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 44 डिवाइडेड बाय 7.5 हमारे पास आ रहा है 88 डिवाइडेड बाय 15। तो यहाँ पर हम इसकी जगह लिख सकते हैं ये किसके इक्वल है, 88/15। इक्वेशन में डिनोमिनेटर पे कोई वैल्यू नहीं चाहिए। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 15 हम इसे खत्म करना चाहते हैं। उसका तरीका क्या है कि उससे हम इक्वेशन इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 15 डिवाइड हो रहा है तो उधर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस वाई से। 15x-y इक्वल टू 88। ठीक है, अब आपने इसे आगे सोल्व करना है। 15 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 15x माइनस 15y इक्वल टू 88। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब आपने ये जो इक्वेशन वन है ये और ये जो सेकेंड इक्वेशन आई है इन दोनों को हम इकट्ठा करके लिख देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 22 और 15x माइनस 15y इक्वल टू 88। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस पे या तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लगाना है या फिर क्रामर्स रूल लगाना है। उन दोनों में से कोई एक मेथड अप्लाई करते हुए हमने इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। आपकी मर्जी, आप इनमें जो सा मर्जी मेथड लगाओ। मैं इन पे क्रामर रूल लगाते हुए सॉल्व करने लगी हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। राइटिंग दीज इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में आपको पता जब लिखते हैं तो यहाँ पर तीन मैट्रिक्स बन जाते हैं। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं इक्वेशन में उनका होगा 1 1 15 माइनस 15। सेकेंड मैट्रिक्स वेरिएबल्स का होता है, एक्स और वाई ये वाला कोएफिशिएंट्स का था, ये वेरिएबल्स का। थर्ड जो कांस्टेंट टर्म्स होती है ना 22 और 88 इनका होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, मैट्रिक्स ए यहाँ पर लिखना है, मैट्रिक्स ए एक्स क्या है वो लिखना है, मैट्रिक्स ए वाई क्या है वो लिखना है। मैट्रिक्स ए आपको पता है कि जो यहाँ पे तीन मैट्रिक्स लिखते हैं उनमें सबसे पहले वाला मैट्रिक्स ए होता है, 1 1 15 माइनस 15, जो कोफिशिएंट्स वाली वैल्यूज हमने लिखी थी। ए एक्स किस तरह से निकालते हैं, मैट्रिक्स ए के इस कॉलम को हमने इससे रिप्लेस कर देना, यानी ये वाली वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी 22 88 और यहाँ पर होगा 1 माइनस 15। ठीक है, मैट्रिक्स ए वाई कैसे आता है, इस कॉलम को हमने इससे रिप्लेस कर देना, यहाँ पे आएगा 1 15 22 और 88। ठीक है, ये हमारे पास तीन मैट्रिक्स आ गए। नेक्स्ट आपने इन तीनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, ए का भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 1 1 15 माइनस 15। डिटर्मिनेंट में ये दो मल्टीप्लाई होंगे और फिर ये दो मल्टीप्लाई होंगे। 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस 15 से, माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा 15 से। माइनस 15 और 1 मल्टीप्लाई होकर माइनस 15 हो जाएंगे, ये माइनस ऐसे ही रहेगा। 1 और 15 मल्टीप्लाई होकर 15 हो जाएंगे। माइनस 15 किसके इक्वल होता है, -30 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया है ए मैट्रिक्स का। तो हमने ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, 22 188 और -15। ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। 22 मल्टीप्लाई बाय -15 -1 इंटू 88। 22 मल्टीप्लाई बाय -15 का आंसर क्या आता है, 22 मल्टीप्लाई बाय -15 इज इक्वल टू 330। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आएगा -330। ये माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा। 88 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यहाँ पे 88 ही आ जाएगा। 330 में हमने 88 को ऐड करवा देना है। ठीक है, तो हमारे पास आएगा -418। अब हमने नेक्स्ट ए वाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। ए वाई मैट्रिक्स 122 15 88, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और फिर ये दोनों। 1 मल्टीप्लाई होगा 88 से, माइनस
22 मल्टीप्लाई होगा 15 से, 1 और 88 मल्टीप्लाई होंगे तो 88 आ जाएगा, माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा। 22 और 15 मल्टीप्लाई होंगे तो वही होगा, आएगा नंबर जो इनको मल्टीप्लाई करवाने से आता है, यानी 330। अब 330 में से हमने माइनस करवाना है 88 को, या इसको हम लिख सकते हैं 88 माइनस 330, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, माइनस 242। ठीक है, तो अब हमने x और y के फॉर्मूलाज लगाते हुए x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। आपको पता है x का फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -418। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -30। माइनस से माइनस कट किया, 418 और 30 को डिवाइड करवाएं तो हमारे पास क्या आता है, 13.93। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 13.93। इसी तरह से हमने y की वैल्यू निकालनी है, उसका फॉर्मूला आपको पता है, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। वैल्यूज पुट करेंगे, ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -242। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -30। माइनस से माइनस कट गया, 242 को 30 से डिवाइड करवाएंगे, 242 को डिवाइड करवाएंगे 30 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 8.07। तो यहाँ पे हम लिख देंगे y इज इक्वल टू 8.07। आपको पता है ये हमने x और y क्या थे, ये x और y स्पीड है ना, स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट, ये हमने यहाँ पे लिखा था, स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट x और y। तो स्पीड का यूनिट क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस का यूनिट था किलोमीटर, तो ये वो किलोमीटर आएगा, और टाइम के लिए उन्होंने आवर इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पे पर आवर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी किलोमीटर और पर आवर आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस का यूनिट होता है किलोमीटर, और टाइम का यूनिट उन्होंने जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ये वाला आवर्स में दिया हुआ है टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर स्पीड का यूनिट हमारे पास निकल आएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी किलोमीटर पर आवर हमारे पास क्या है, स्पीड का यूनिट निकल आएगा। तो ये आपने एंड में यहाँ क्वेश्चन में आंसर में जरूर लिखना है। तो एंड में हमने आंसर एक्चुअली किस तरह से देना, आपको पता है स्पीड ऑफ फास्टर साइक्लिस्ट क्या है, स्पीड ऑफ फास्टर साइक्लिस्ट, यही उन्होंने हमसे पूछा था ना, जो कि एक्स थी, वो किसके इक्वल आ रही है, 13.93 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास आंसर है एक। दूसरा आंसर उन्होंने दूसरे साइक्लिस्ट की भी स्पीड पूछी थी, जो कि स्लोअर साइक्लिस्ट है, तो वो हमारे पास कितनी आई है, ये y की इक्वल थी स्लोअर साइक्लिस्ट की स्पीड, ये हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में यहाँ पे लिखा था, स्पीड ऑफ स्लोअर साइक्लिस्ट इज इक्वल टू y। तो y वाली वैल्यू क्या है, 8.07 किलोमीटर पर आवर। तो ये इस तरह से हमारे पास सेकंड साइक्लिस्ट की भी स्पीड आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल्ड डाउन टू 3/4। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन बाय यूजिंग मैट्रिसेस। आपको ये दो कंडीशन दी गई हैं, इसको ये पहली कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन है। ठीक है, आपने इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए दो इक्वेशंस बनानी है और मैट्रिसेस बनाने हैं उन इक्वेशन से, और फिर उन पे क्रामर रूल लगाते हुए फ्रैक्शन बताना है। क्वेश्चन में एक्चुअली वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे, जो ये मैंने ये इसको ब्रैकेट किया है, इस लाइन में कह रहे हैं द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। सपोज कर लेते हैं कि न्यूमरेटर को हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 7 लेस है, यानी कि अगर फ्रैक्शन होगी तो उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 7 लेस है, लेस का मतलब कि उससे कम है। तो ये हमारे पास इस कंडीशन की ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन में वो कह रहे हैं इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल्ड डाउन टू 3/4। हमारे पास फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, इस तरह के फॉर्म में वो जो लिखा होता है नंबर x ओवर y हमारे पास फ्रैक्शन है। वो कह रहे हैं अगर न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, यानी न्यूमरेटर जो कि x है उसमें हम 3 को ऐड करवा दें तो हमारे पास जो नई फ्रैक्शन आ जाती है ना, वो 3/4 आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन की ये इक्वेशन बन रही है। ठीक है, मैं फिर से आपको बताती हूँ फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या बन रही है। फर्स्ट इक्वेशन में वो कह रहे हैं द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर को x से रिप्रेजेंट करें और डिनोमिनेटर को y से रिप्रेजेंट करें तो क्वेश्चन के मुताबिक न्यूमरेटर वो कह रहे हैं डिनोमिनेटर से 7 लेस है। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन आ रही है। एक्स और वाई को हमने एक साइड पे करना होता है तो वाई को इधर ले आएंगे, यहाँ पर प्लस हो रहा है तो आगे ये माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू
-7 आपके पास आ जाएगा। ये सेकंड कंडीशन को हमने देखना है। सेकंड कंडीशन में उन्होंने क्या कहा था, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3। फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है, एक्स वाई। वो कह रहे हैं न्यूमरेटर को अगर हम 3 से इंक्रीज कर देना, यानी उसमें 3 ऐड कर दे, तो हमारे पास नई फ्रैक्शन आ जाएगी, वो क्या है 3/4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जैसे हमने इसको सिंप्लीफाई किया था वैसे इस इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करना है। इस तरह से लिखना है कि एक्स और वाई एक साइड पे हो और दोनों के दोनों न्यूमरेटर में हो। जैसे यहाँ पे वाई डिनोमिनेटर में आ रहा है, हमने इस चीज को खत्म करना, उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देंगे। 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4x+3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और y 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन जाएगा 4x+4 3 = 12 इक्वल टू वाई 3 या 3y इसको लिखेंगे। y को इधर ले आएंगे, 12 को उधर ले जाएंगे, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 4x - 3y इक्वल टू -12। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन 1 थी, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। x - y इज इक्वल टू -7। सेकेंड इक्वेशन है 4x - 3y इज इक्वल टू -12। अब आपको पता है कि हमने इसके ऊपर क्रामर्स रूल लगाना है। इनको दोनों इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तीन मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएंगे। पहला हमारे पास कोफिशिएंट्स का होगा, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1, 1 -1 4 -3। फिर हमारे पास वेरिएबल्स का होगा एक्स वाई, फिर यहाँ पे -7 -12, ये जो हमारे पास कॉन्स्टेंट। आगे आपको पता है हमने तीन मैट्रिक्स लिखने हैं यहाँ पे, मैट्रिक्स ए एक्स और ए वाई। ये आपको पता, हम इसी मैट्रिक्स को बोलते हैं 1 -1 4 -3। ए एक्स हमारे पास क्या आएगा, ये वाली वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी, -7 -12 -1 -3 ऐसे ही रहेगा। और ए वाई कैसे आएगा, ये वाली वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी, 1 4 -7 -12। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इन तीनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। ए का डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करेंगे, 1 -1 4 -3, 1 -3 -1 और 4। 1 और -3 मल्टीप्लाई होंगे तो -3 आ जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 4 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। -3 + 4 का आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी हमने निकालना है इसी तरह से, -7 -1 -12 -3, -7 इंटू -3 -1 इंटू -12। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, 7 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो 21 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, 12 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा। 21 - 12 का आंसर हमारे पास क्या आता है, 21 - 12 इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट का आंसर 9 आ जाएगा। ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, 1 -7 4 -12, 1 -12 -7 4, 1 -12 मल्टीप्लाई होकर -12 आ जाएंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। 7 इंटू 4 28 होता है। -12 + 28 का आंसर हमारे पास क्या आएगा, 16। तो है ये हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स की ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अब हमने एक्स और वाई के फॉर्मूलाज लगाते हुए इन दोनों की वैल्यूज निकाल लेनी है। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 9, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है 1, तो ये हमारे पास एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, इसी तरह से y का आंसर क्या, ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 16। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई है 1, तो y का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 16। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन में क्या बताना था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताने थे। x जो है वो आपको अपने क्वेश्चन में क्या देखा था, न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करता है और डिनोमिनेटर को y रिप्रेजेंट करता है। तो आपसे उन्होंने क्वेश्चन में फ्रैक्शन पूछी थी। फ्रैक्शन क्या है, x/y। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 9, y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 16। तो ये हमारा ये फ्रैक्शन आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में। तो अब हमारी ये एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करेंगे। अगर आपके जहन में ये जो क्वेश्चन आज हमने किया उनसे रिलेटेड कोई भी सवाल या कंफ्यूजन है तो उसका जरूर कमेंट सेक्शन में जिक्र करें, ताकि हम आपकी कंफ्यूजन को रिमूव कर सकें, आपके लिए आसानी क्रिएट कर सकें। अगर आप इस तरह की आसान मैथ्स वाली वीडियोस मजीद देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।